अच्छा जी, नमस्ते। आप कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। आइए। अरे आइए। अरे बैठिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बिठा रही हूँ। और आज मैं तुमसे एक खास बात करना चाहती हूँ। अरे कौन सी खास बात? मैं जवान हो गई हूँ। अच्छा, ओ हाँ हाँ, आज के पेपर में आया था। तुम फिर मजाक करने लगे। अरे तुमसे किसने कह दिया कि तुम जवान हो गई हो? मोना, लड़की जवान होती है ना तो उसे अकल आती है, अकल आती है तो लाज आती है, और लाज आने के बाद कोई लड़की किसी गैर लड़के को इस तरह डाकू की तरह जबरदस्ती उठाकर नहीं लाती। तो क्या करती? मजबूरी थी। घर में मेरी शादी की बातें चल रही हैं। तो मुझे क्यों उठाकर लाई? मैं क्या तुम्हारी शादी में बैंड बजाऊंगा? तुम मेरी शादी में दूल्हा बनोगे। मोना, मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करना। शादी करना मजाक है क्या? मोना, तुम एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद हो। सारी जिंदगी बंगलों में रही हो, जमीन पर कदम कम रखे ज्यादातर गाड़ियों में घूमी हो, और मैं एक अनाथ, ना मां ना बाप, बचपन से मामा मामी के दर पर पड़ा हूं। रहने के लिए खुद की कोई छत भी नहीं है। बचपन से मामा मामी की रोटियां खाकर, प्राइवेट ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई खत्म की है। ऐसे इंसान के साथ अगर नाता जोड़ोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तुम शायद मेरे डैडी से डरते हो कि कहीं वो इनकार न कर दें, लेकिन वो अपनी बेटी की पसंद को ही अपनी पसंद समझते हैं। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तो डैडी तुम्हें बेहद पसंद करते हैं, हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। जब कोई दौलत वाला किसी गरीब इंसान पर खुश होता है ना, तो उसे नौकरी दे देता है, बख्शीश दे देता है, लेकिन उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं देता। अनिल, कौन है बे? दौलत प्रसाद जी, दौलत का भंडार हमारे घर में। पधारिए पधारिए पधारिए। धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद। सेठ जी, आपने खुद क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म किया होता तो मैं भागा भागा आपके पास चला आता और जूतों की तरह आपके पाँव से लिपट जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं सेठ जी, मैं सच कहता हूँ। मैं दौलत को देवी समझता हूँ और दौलत वालों को देवता। खैर, ये तो आपका अपना ख्याल है, लेकिन इस वक्त गर्ज मेरी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ। हुक्म तो कीजिए सेठ जी, क्या सेवा करूँ आपकी? आपका भांजा अनिल, उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूँ। अनिल के बारे में? हाँ। क्यों? क्या क्या उसका वक्त ने? उसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया है। ऐसा? उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया है? मैं अभी जाकर दिल लेकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं, आप बात को समझे नहीं साधुराम जी। दरअसल मेरी इकलौती बेटी मोना के लिए मैं अनिल का रिश्ता मांगने आया हूँ। जी? ऐसा? यानी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे के साथ करना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? अनिल एक नेक, ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है, और इसीलिए हमने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। सेठ जी, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और ये क्या करूँ। आप बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है कि आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मैं भी आता हूँ। लेकिन बात तो सुन लीजिए। जी जी, फरमाइए। शादी के बाद हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि अनिल को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कि अनिल को आप अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं? डैडी बताइए ना, कौन सी खुशखबरी है? मैं तुम्हारा रिश्ता अनिल के साथ पक्का करके आया हूँ। क्या? ये रहा आपका चेक। जी हाँ, ये लाख रुपए का चेक मुझे खरीदने के लिए जो मामा जी को देकर आए थे, वो लौटाने आया हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ सेठ जी, मगर बिकाऊ नहीं हूँ। घर जमाई बनकर मेरी खुददारी को नीलाम करने वालों में से नहीं हूँ। नहीं बेटे, तुम शायद मुझे गलत समझ। आप मुझे गलत समझ बैठे। आपने शायद ये सोच लिया कि मैं दौलत की वजह से मोना से शादी कर रहा हूँ। लेकिन बेटे। डैडी, अनिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपना चेक वापस ले लीजिए। अगर इन्हें यहाँ रहना मंजूर नहीं है, तो मुझे ब्याह कर इनके साथ विदा कर दीजिए। ये मुझे जहाँ भी ले जाएंगे, जैसे भी रखेंगे, मैं उसी को अपना स्वर्ग समझूंगी। नहीं मोना, ये भी नामुमकिन है। ऐशो आराम में पली हुई
एक रईस इंसान की बेटी को अपने घर ले जाकर दुख और तकलीफ के कांटों में नहीं घसीटूंगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं मोना। इसका मतलब है कि तुम मुझसे ब्याह ही नहीं करना चाहते, और अगर नहीं करना चाहते तो मेरे साथ प्यार का ढोंग करने की क्या जरूरत थी? शायद ये मेरी नादानी थी, क्योंकि असलियत के आईने में मैंने अपनी औकात की शक्ल नहीं देखी थी। शब्दों का सहारा लेकर इनकार करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अनिल, अगर मेरी शादी जिंदगी में होनी है तो सिर्फ तुमसे होगी, वरना ये मांग जिंदगी भर सुनी रहेगी, क्योंकि किसी दूसरे का हाथ इस मांग को कभी नहीं छू सकता, कभी नहीं। अरे वाह, पहले तो खुले मुंह मवालियों की तरह रास्ते पर मुझे धक्के मारकर चलती थी, और आज जब हम दोनों विवाह के बंधन में बन गए तो 1.5 गज लंबे घूंघट में अपना चेहरा छिपा लिया। हटाओ ना। मुझे शर्म आती है। आए? शर्म और तुम? अरे हटाओ यार। क्या करते हो इडियट? मजा आ गया, असलियत पे आ गई ना। देखो क्या बात है, इस हिंदुस्तानी शादी में एक ही प्रॉब्लम है, बड़ी लंबी होती है। इंसान सुहागरात के तसव्वुर में रह जाता है और सुहागरात खत्म हो जाती है। इस गरीब दिल का हाल सुन लो ना, इस कंगाल पर थोड़ा सा रहम खाओ। हाय, ऐसी बात दोबारा कभी नहीं करना। गरीब और कंगाल तो मैं थी, मगर तुमसे शादी करके आज दुनिया की सबसे रईस लड़की बन गई हूँ। सच? तो उसमें से थोड़ी सी दौलत इस प्यासे के होठों के बटवे में टपका दो ना। रास्कल! मजा आ गया। भगवान के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर। नहीं। आज इस घर में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आर को न जमीन निकल गई न आसमान खा गया। आर यही पड़ा था, तुम सब के सब यही थे। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम लोगों में से किसी ने चोरी की है। अरे गोपाल दास जी, क्यों बेचारे गरीबों को डांट डपट कर रहे हैं? ये घर के बहुत पुराने नौकर हैं, ऐसी हरकत नहीं कर सकते। नहीं मालकिन, अब कोई बाहर से तो आया नहीं कि हार उठा के लेके चला गया। अरे हाँ, आए तो थे। कौन? अरे वही मोना के ससुराल वाले। मम्मी चुप रह तू, चोर उचक्के हैं, वही उठाकर ले गए होंगे। निर्मला, जो मुंह में आता है वक्त देती हो। मोना के ससुराल वाले हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं नहीं चोरी की है। बुलाइए पुलिस को, लगवा दीजिए हथकड़ियाँ। मेरे भाई, मेरे यहाँ हाथ लगाना तो दूर की बात है, अगर कोई बुरी निगाह से भी देखे तो मैं उन निगाहों के कटोरों को गोलियों से छलनी कर दूंगी। I'm sorry बेबी जी, मैं अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो सुमन। भैया, मत रो सुमन, मत रो। अब जो तुम मुझे मिल गई, मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई। अब तुम देखना, खुशियां तुम्हारी झोली में ऐसे भर दूंगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी, मगर खुशियों का अंत नहीं होगा। और अगर तकदीर ने चाहा तो तुम्हारी सुनी मांग मैं फिर से सजा दूंगा, फिर से सजा दूंगा मैं। प्रणाम बाबू जी। अरे जीते रहो बेटे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी अपने लिए। तो इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत है, तुम मालिक हो। कैसी बातें करते हैं आप? बैठो बैठो बैठो। अनिल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। अनिल बेटा, मेरी एक बहन है। आपकी बहन? हाँ, मेरी सगी बहन, सुरेखा नाम है उसका। लेकिन मेरी पत्नी की मेरी बहन से बनती नहीं है, इसलिए सालों से उसने इस घर में आना जाना बंद कर रखा है। आज जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे कुछ मदद मांगी है। उसकी चिट्ठी आई है। कैसी मदद? उसके पति यानी मेरे बहनोई का एक फेफड़ा खराब हो चुका है, अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं है।
और अपनी तबीयत को देखते हुए पैसे लेकर अस्पताल में जाने की मुझ में तो हिम्मत नहीं है बेटा। आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। मैं यही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ऑफिस से 50,000 रुपए लेकर फौरन शहर चले जाओ। जी। ये उनका पता है इसमें, ठीक है? दूसरी बात, इन रुपयों की कंपनी के अकाउंट में एंट्री नहीं करवाना। क्या है कि गोपाल दास जी ने खामखा निर्मला के कान भर दिए, तो समझ रहे हो ना? जी। और मोना से भी कुछ मत कहना, कहीं भोलेपन में उसने जिक्र किया तो। बाबूजी आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जाओ। अरे अरे ठहरो, रात भर जागने से सुबह जरा सी आंख क्या लग गई? तुम तो चुपचाप उठकर चल दिए। चलो पहले अंदर चल के नाश्ता करो। अरे मुझे जल्दी है, अभी नाश्ता करने का टाइम नहीं है। जरा सा नाश्ता करने में कुछ देर नहीं हो जाती। चलो ओहो। चलो ना। क्यों वकील साहब, आज अचानक आ गए? सब खैरियत तो है? जी हाँ। इन्हें मैंने बुलवाया है। तुमने? हाँ, वकील साहब से कहकर मैंने आपकी तरफ से एक वसीयतनामा बनवाया है। जी, जिसके तहत आपकी जमीन जायदाद हर चीज की इकलौती वारिस होगी मोना। लेकिन लेकिन क्या आप क्या चाहते हैं? निर्मला, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वसीयत मोना और अनिल दोनों के नाम करो। जो मैं कह रही हूँ वही होकर रहेगा। निर्मला, ये तुम। गोपाल दास जी, जरा मोना को तो बुलाइए। जी अच्छा। इसमें मोना को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। निर्मला, फिर भी मुझे मोना से एक दफा बात करने दो। ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहती है। डैडी, आपने मुझे बुलाया? मोना बेटी, मैं मेरी वसीयत तुम्हारे और अनिल के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं ये वसीयत सिर्फ तुम्हारे नाम करूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम क्या चाहती हो। मोना बेटी, चुप क्यों हो? तुम्हारी क्या राय है? मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। मम्मी ठीक कहती है। मोना? हाँ डैडी। मोना? अब आप क्या सोच रहे हैं? मोना ने तो अपना फैसला सुना दिया। कीजिए दस्तखत। वकील साहब जी, ये लीजिए ये पेन। क्या बात है बेटी? तुम्हारे और अनिल के बीच कोई झगड़ा हुआ है? सुनो बेटे, लड़की जात जिद का नहीं, समझौते का दूसरा नाम है। इस दुनिया में औरत इसलिए पैदा हुई है कि वो दुनिया भर के कांटों को बटोर कर अपने दामन में डाले और बदले में दुनिया को फूल बांटती रहे। एक रेत की दीवार जैसा है यह संसार, जो स्त्री की पवित्रता और प्रेम के सहारे खड़ा है। अगर ये सहारा ही हट जाए तो ये दीवार रह जाएगी। और जहां तक अनिल की बात है, मेरी तजुर्बेकार आंखों ने परख कर उसे पसंद किया है। और सिर्फ मैंने ही क्यों, तुमने भी तो पसंद किया था। यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। उन्हें मैंने ही पसंद किया था। मैंने देवता समझकर उनकी पूजा की थी। लेकिन क्या? बोलो बेटी, क्या बात है? डैडी, एक पत्नी अपने पति के हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकती है, उसके हर दुख को सुख समझकर झेल सकती है, मगर अपने पति की जिंदगी में किसी दूसरी औरत का साया भी पड़ जाए तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत? तुम क्या कह रही हो? हाँ,
उन्होंने होटल में नाचने वाली एक मामूली औरत के साथ ताल्लुकात पैदा कर लिए हैं। सारी सारी रात उसके घर में रहकर गुजारते हैं। नहीं मोना बेटी, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये सच है, क्योंकि ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उन्हें उस लड़की को गले लगाते हुए देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें उसके घर से निकलते हुए देखा। नहीं मोना। बस डैडी, मैंने जो देखा है, सुना है, उसके बाद अनिल की शराफत के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती। मोना, मोना तुम्हें हकीकत। ऐसे फरे हुए इंसान के साथ मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकूंगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अदालत में अपील करके मैं उनसे तलाक ले लूंगी। मोना! डैडी! डैडी! डैडी क्या हुआ? क्या मैं पूछ सकता हूं, पार्टी में सबके सामने ये नाटक करने की वजह क्या थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं मोना, मेरी बात का जवाब दो। ये क्या तमाशा बना रही हो तुम? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं बताती हूँ। अपनी शराफत का ढोंग रचाकर मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर उससे शादी कर ली, फिर मोना के पिताजी को बातों में फंसाकर उनका कारोबार हड़प लिया। उसके बाद अपने चोर उचक्के बहनोई को हेड कैशियर बनाकर सारा कैश अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये झूठ है। चिल्लाओ मत। तुमने हमसे पूछे बगैर हमारी ऑफिस से 50,000 रुपए उठाए, क्या ये झूठ है? ये सच है, लेकिन वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए। अपने लिए लो या अपनों के लिए लो, बात तो एक ही है ना। पैसे तो हमारे गए, इसलिए मैंने मोना के पिताजी से कहकर सारी जायदाद इसके नाम करवा दी है। वरना तुम तो धीरे धीरे सबके मालिक बन बैठते और हमें भिखारी बनाकर रास्ते में धकेल देते। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब देने का अभी वक्त नहीं आया। मोना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे क्या पूछते हो? इस वक्त जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो मोना के ही अल्फाज थे, सिर्फ जबान मेरी थी। इसीलिए इस घर में अगर रहना चाहते हो तो चुपचाप से रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है और घर में इज्जत भी बनी रहेगी। लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी की जान छोड़ दो और इससे दूर रहो। चलो बेटी। हे भगवान, 5 लाख की चोरी? लेकिन ये किसका काम हो सकता है? मालकिन, 5 लाख सेफ में होने की बात बस हम तीनों को ही मालूम थी, इसलिए या तो चोर मैं हो सकता हूँ, या लखपतिया, या फिर अनिल बाबू। अच्छा, तो फिर ये काम अनिल का ही हो सकता है। हो सकता है मालकिन। आपने उन्हें हटाकर गोपाल दास जी को उनकी कुर्सी पर बिठा दिया, इसलिए गोपाल दास जी को बदनाम करने के लिए अनिल बाबू ने पैसे उड़ा लिए। ये भी हो सकता है। गोपाल दास जी, आप फौरन पुलिस को खबर कीजिए और अनिल को गिरफ्तार करवाइए। नहीं मम्मी, इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी और फिर डैडी से भी ये बात छुपाना बहुत मुश्किल होगा। उनकी हालत अभी अभी ठीक होती जा रही है, वो वापस इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बात तो तू सही कर रही है। उफ, जमाई क्या मिला, सारी जिंदगी का रोग लग गया। नेकलेस मिल गया। कहाँ से मिल गया? तुम्हारी बहन के गले में, और साथ में तुम्हारा बहनोई भी था। मैं नहीं मानता। तुम तो ये भी नहीं मानोगे कि तुमने खुद हमारी ऑफिस से 5 लाख रुपए चुराए। अगर मैं चाहती तो पुलिस में रिपोर्ट करके तुम सबका हवालात में बंद करवा सकती थी, मगर अपने खानदान की इज्जत का ख्याल आ गया। अच्छा किया। अगर तुम्हें रुपयों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें दे देती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मोना, देखो मोना, पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद एक दूसरे के प्रति विश्वास पर होती है। उस विश्वास को विश्वासघात में तुमने बदला है। क्या मतलब? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने पति को किसी दूसरी औरत के पहलू में कभी नहीं देख सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, मेरे मकान में रहते हो, मेरी गाड़ी में घूमते हो और रात एक आवारा औरत के साथ गुजारते हो। ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। उस रात डांस के बाद मुझे होटल में अकेला छोड़कर तुम उसी डांसर से मिलने नहीं गए थे। फिर दूसरे दिन मेरे 50,000 रुपए लेकर उसी लड़की को देने शहर नहीं गए थे।
सारी रात उसके घर गुजारने के बाद सुबह मैंने तुम्हें उसके घर से निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। चुप क्यों हो? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की के साथ? काश मैं बता सकता, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। मैं बताती हूँ, उस आवारा बदचलन औरत के साथ तुम्हारा बिस्तर का रिश्ता है। कौन हो तुम? किससे मिलना है? बेशर्म औरत, तेरी इतनी हिम्मत की तू यहाँ तक चली आई? लेकिन ये है कौन? ये वो औरत है जो होटलों में अपने जिस्म की गंदी नुमाइश करती है। ये आप क्या कह रही है? तो जैसी औरत को औरत कहना औरत जात का अपमान करने के बराबर है। बेशर्म नीच औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सच धज के उनसे मिलने यहाँ तक चली आई? देखिए, आप मेरी असलियत नहीं जानती। तेरी असलियत तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेहया, तू वो जहरीली नागिन है जिसने मेरे पति को फंसाकर मेरी खुशियों को डस लिया है। कमीनी! भाभी! भाभी? हाँ भाभी, अनिल मेरा भाई है, सगा भाई, और तुम मेरी भाभी हो। भाई बहन के रिश्ते को इतनी गंदी गाली मत दो। तो फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने उन्हें कसम दी थी, क्योंकि मैं होटलों में नाचती थी। इसे भैया की इज्जत को दाग लग सकता था, उनका सर दुनिया के सामने झुक सकता था। और आज रक्षाबंधन है और मैं भैया को सिर्फ राखी बांधने आई थी। ये देखिए। तुम क्या काम है? हम जानते हैं भाभी कि आपको हमारे यहाँ आना एक नजर नहीं भाता, इसलिए हम लोगों ने आना ही बंद कर दिया। मगर आज अगर हम ना आते तो हमसे ज्यादा एहसान फरामोश और कोई नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? एक औरत के लिए उसका सुहाग ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मेरे पति बहुत सख्त बीमार थे, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। भैया ने इनके फेफड़ों के ऑपरेशन के लिए अपने दामाद अनिल के हाथों 50,000 रुपए भेजे और भगवान ने मेरा सुहाग बचा लिया। तो अनिल वो 50,000 रुपए आपके लिए ले गए थे? हाँ बेटी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अनिल जैसा पति मिला। वो इंसान के रूप में देवता है। हे भगवान, बात क्या थी और मैं शक की शिकार उन्हें क्या क्या कह बैठी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे चना, अबे चना तो दूंगा एक अभी। मोना मैम, यहाँ आइए, आइए, सुनिए कहानी। देखिए कैसे खानदानी चोर पाल रखे हैं आपने। वो हार किसने चुराया था? जी मैंने। फिर? मगर वो हार मुझसे गोपाल दास जी ने ले लिया था। सुन लिया? उनके बाजू में कौन खड़ा था? नाम बोल उसका। उनके बेटे रमेश बाबू। क्या? सुमन बिटिया, तो क्या वो यहाँ काम करते हैं? सुमन, शुक्र है बहन तुम मिल गई। लेकिन तुम रमेश को कैसे जानती हो? वो मेरे पति हैं। क्या? हाँ भाभी। चले चोर लखपतिया, आगे की कहानी सुना तो अपनी घटिया जमानी। चल बोल। गोपाल दास जी ने वो हार मुझे बेचने के लिए दिया, जिससे मैंने साधु राम जी के यहाँ 20,000 में बेच दिया और पैसे लाकर गोपाल दास जी को दे दिए। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वो हार मैंने कहाँ से खरीदा है। लेकिन आज जब मैं प्यारे से मिलने के लिए आपके ऑफिस गया तो वहाँ मुझे ये कमबख्त चोर लखपति नजर आया और मैं इसे घसीटता हुआ यहाँ ले आया। लेकिन देखने में तो दोनों बाप बेटे भले लगते थे। भले? वो भले नहीं है, शैतान के कुत्ते के पिल्ले हैं। और खासकर वो रमेश साहब है ना, वो हरामी पने में अपने बाप के भी बाप हैं। आपके ऑफिस से 5 लाख रुपए चुरा के वो भाग रहा था। अनिल साहब ने उसको पकड़ा, सारे पैसे छीन लिए वो इस बैग में, और साथ में वो वीडियो कैसेट भी है जिसमें उनकी चोरी की दास्तान छपी हुई है।
मतलब है उनकी हर बात सच्ची थी और मैंने तुम्हारी बातों में आकर उन्हें कितना गलत समझा, क्या क्या कह दिया उन्हें। डैडी के दिल पर भी कितना गहरा सदमा पहुंचा है मैंने। उनकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं बेटी, तू नहीं, जिम्मेदार मैं हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। गोपाल दास ने दिन रात अनिल के खिलाफ मेरे कान भरे, मुझे उसके खिलाफ कर दिया। हे भगवान, मैंने सच्चे हीरे को कांच का टुकड़ा समझा। डैडी, क्या हुआ भैया को? क्या हुआ डैडी? अपने उन को लेकर अनिल को खत्म करने के लिए नहीं। अरे ठहरा, रुको, अरे ठहरा, अरे ठहरा। मेरे पति को मारते हैं? नहीं। नहीं तो पैर में गोली मार दूंगा। अबे अपना रिवॉल्वर तो लेके जाओ। मुझे बचा लो, घबराओ मत, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम मेरी बहन के सुहाग हो। अगर तुम्हें बचाते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ऊपर आने की कोशिश करो और बाबूजी, आप ठीक हो गए? हाँ बेटे, मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन डॉक्टर की दवा से नहीं, सिर्फ तेरे प्यार के चमत्कार से। अनिया, रमेश बेटा, आज तक मैं दौलत से प्यार करता रहा। प्यार, मोहब्बत, इंसानियत क्या चीज होती है, मैं इसको बेवकूफी समझता रहा। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरी ही जान बचाई। मुझको माफ कर दो। अरे नहीं, मुझको माफ कर दो, मुझको माफ कर दो। नहीं, मैं आप सबका गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन आप जा कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन, अपने आप को कानून के हवाले करने। तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटे, तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम्हें गुनाह का रास्ता दिखाने वाला शैतान मैं हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा पुलिस स्टेशन, कोई नहीं जाएगा। अनिल बेटा, बेटा, तुमने मुझे से लोहे को भी सोना बना दिया। आपका क्या इरादा? आप भी सोना बंदी कि हम लोग सोने के लिए कहीं और जाएं? अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? अभी तो तुमने मेरे बहुत से उधार चुकाने हैं। अभी बाकी है? हाँ, पहले मैं अपने नाती का मुंह देखूंगा, फिर अपने सब कुछ अपने नाती के नाम पर करूंगा, और जब मैं सब कुछ कर लूं तब मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। हाँ। चलो, घर चलो। घर? कौन सा घर? किसके घर? अपने घर। हाँ, वहाँ वो जेब खर्ची मिलेगी ना? You stupid idiot! आ गई ना असलियत पे।